ऑन है ये। ओहो, ऑन ही रहता है। ये भी दिक्कत वाली बात। कहाँ गई थी तुम? देखो, मौसम ठीक था तो घर गई थी, मौसम फिर खराब हुआ तो फिर आई है। हाँ हाँ, अरे तबीयत सही मौसम में खराब होता है तो मैं भी जानता हूँ। और सब कल आप आई थी? हाँ, गीतांजलि कल किसी दिन नहीं आई थी आप? एक दिन बहुत पहले की बात है। तो कल हम लोगों ने बात की थी रदरफोर्ड के विश्व विख्यात एक्सपेरिमेंट की। आज हम लोग उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो मॉडल पेश किया रदरफोर्ड ने, जो बहुत ही इम्प्रूविंग मॉडल था उस समय का, उसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, चाय तो चाहिए नहीं, इतनी गर्मी है तो। चाय भी चाहिए किसी को? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उससे ये पता चल गया कि एटम के अंदर कुछ और भी है और मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नहीं है। नहीं पता चला था। रे जो है आपस में डिफ्लेक्टेड, अधिकांश रे नहीं कर रहे हैं, कुछ रे कुछ एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और 10,000 में एक प्रोबेबल कुछ रे है जो 180 डिग्री पे ही बिना छुए सीधा अपने मार्ग में लौट आ रहे हैं। इतना ही देखा था ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूजन देखा था। आज उस कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड साहब ने जो मॉडल दिया उस मॉडल को देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहले देखिए मॉडल में थ्योरेटिकल पॉइंट क्या था। रदरफोर्ड साहब थॉमसन के इस मॉडल को बिल्कुल नकार देते हैं और पहला स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए एटम के अंदर मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म कदापि नहीं है। कैसा नहीं है? कदापि मतलब है ये नहीं है। क्या नहीं है? यूनिफॉर्म नहीं है। बोले कहाँ है मास? तो बोलते हैं मास जो है वो उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड है। लगभग सारा का सारा मास कहाँ है? ठीक है, कहाँ है? सेंटर्ड में। और सेंटर्ड को फिर नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं उसको? न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहला उनका क्या था? मास ऑफ एन एटम is not distributed uniformly। ठीक है, it is concentrated ठीक known as nucleus of the। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात वो कहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे ही, ऐसे तो कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, वो जो न्यूक्लियस है वो एक चार्ज रीजन है बेसिकली, वो न्यूट्रल रीजन नहीं है, आप भी जानते हैं।
और उस चार्ज रीजन में किस तरह की प्रॉपर्टी आपको शो होती है, कैसा चार्ज है उसके पास, पॉजिटिव चार्ज है। तो वो न्यूक्लियस कैसा है, बेसिकली आपको एक पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है। इसका मतलब प्रोटॉन कहां पे है, न्यूक्लियस के पास। ठीक है, इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हम लोगों ने कल ही देख लिया था। प्रोटॉन कहाँ दिखेगा आपको, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, फिर एक और बात कहते हैं, वो न्यूक्लियस और साइज ऑफ द न्यूक्लियस और साइज ऑफ द एटम के बीच भी लगभग वो एक रेशियो फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, साइज ऑफ द एटम एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस का रेशियो भी उनको पता कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस एटम के रिस्पेक्ट में कितना कम, कितना कम, कितना कम छोटा है, नहीं पता है ना, नहीं पता है ना, पता कर लीजिए। आप समझ लीजिए, आप यहाँ एक गेंद रखे, कौन सा गेंद, क्रिकेट वाला रख लेते हैं, क्रिकेट वाला गेंद रख लिए, कितना सा होगा, इस पॉइंट से 100 किलोमीटर रेडियस बना लीजिए, बना लिए, क्रॉस हो गया, गंगा गंगा क्रॉस हो गया, कहाँ तक पहुंच गया, जहानाबाद पार हो गया था, हाँ पार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, 100 किलोमीटर रेडियस इस पॉइंट से, तुमको दिशा का ज्ञान नहीं है, कहीं तुम लोग घूमे, अभी तुम लोग घूमे उमे नहीं हो जाएगा। 100 किलोमीटर बहुत बड़ा दूरी होता है। किसका घर यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी के है, हाँ समझ जाओ। तो इस पॉइंट से 100 किलोमीटर का एक बना दो सर्कल, और बॉल, बॉल हो गया न्यूक्लियस, वो हो गया एटम, बस इतना ही है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, कितना बड़ा है ना न्यूक्लियस, है ना बहुत बड़ा न्यूक्लियस, छोटा है, कितना बड़ा है, 100 किलोमीटर में बॉल, विशु तो ऐसे ही ढूंढ लेगा क्या जी। तो यहां से हम लोग एक और टर्म लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ एटम, ये लगभग ये रेशियो मेंटेन रहेगा। समझिए बातों को, बहुत छोटा है, मतलब न्यूक्लियस आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक हाईली मैसिव कंसंट्रेटेड रीजन जिसका साइज एटम के रिस्पेक्ट में क्या है, कुछ नहीं है, क्या है जी, हाँ समझ गए, न्यूक्लियस वैसा ही है, लेकिन सारा का सारा मास कौन रखा हुआ है, न्यूक्लियस। कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसके बाद का देखते हैं हम लोग, फिर वो क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म मास नहीं है, कंसंट्रेटेड है, तो जो बाकी का जगह है वो क्या है, तो बोलते हैं बाकी का जगह खाली, बाकी का जगह क्या है, खाली है, और उस खाली जगह में बड़ा इंपॉर्टेंट जीव रह रहा है, जीव नहीं पार्टिकल बोलूंगा, जीव तुम लोग को ज्यादा समझ में आता है। उस खाली जगह में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल रह रहा है, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड साहब एटम को बेसिकली अब एक प्लेनेटरी मॉडल के साथ कंपेयर करते हैं। प्लेनेटरी मॉडल सुना था ना, नाम आ चुका था, वो तो मतलब 200-300 साल पहले से ही है, केपलर के समय से ही। केपलर का नाम सुना है ना, न्यूटन से कुछ साल पहले प्लेनेटरी मॉडल, याद आया कुछ धीरे धीरे, ठीक है। तो प्लेनेटरी मॉडल क्या कहता है कि सोलर सिस्टम को, अगर आप अपने सोलर सिस्टम की बातें कर रहा हूं मैं, और भी सोलर सिस्टम हो सकते हैं, है भी, ये क्या है, ऐसी मैंने कौन सी बकवास कर दी अगर मैंने ये कहा कि और भी सोलर सिस्टम है, ये बकवास वाली बातें थी।
तो अपनी सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सेंटर में कौन है और उसके चारों ओर इर्द गिर्द कौन घूम रहा है, प्लैनेट्स घूम रहा है ना। तो इसको इसी तरीके से कंपेयर करते हैं कि अपने सोलर सिस्टम में जैसे सन कंसंट्रेटेड है एक पॉइंट पे और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं आपको प्लैनेट्स, उसी तरीके से एटम के अंदर न्यूक्लियस कंसंट्रेटेड एक पॉइंट पे और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ऑर्बिट में घूमते हैं ना प्लैनेट, तो इलेक्ट्रॉन की भी वो क्या कहते हैं, एक ऑर्बिट है, एक ट्रेजेक्ट्री है, और उस ट्रेजेक्ट्री को भी वो फिक्स बताते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की भी एक ऑर्बिट है, एक ट्रेजेक्ट्री है। कोई दिक्कत? तो प्लैनेटरी मॉडल के साथ कंपेयर करके वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस like the planetary system and its trajectory मतलब समझते हो ना, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, इज नोन एज ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट ही कहते हैं। इसलिए सालों तक इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री को ऑर्बिट, आज भी ऑर्बिट ही पढ़ाते समय कई बार यूज होते हैं। जब तक मैं क्वांटम मॉडल ना पढ़ा दूंगा तब तक ऑर्बिट 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 ही कहता रहूंगा। बाद में फिर हम लोग ऑर्बिट से उछल के कहाँ चले जाएंगे, वाह सब लोग पढ़ के आए हैं, बहुत बढ़िया। इतनी बातें समझ गया, इसका चित्र भी बना दूं क्या? ये रहा आपको फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा सेकेंड, और ये रहा थर्ड। क्या ऐसे ही घूम रहे होंगे? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। और क्या कहते हैं रदरफोर्ड साहब, और इस मॉडल में क्या हो सकता है? और इस मॉडल में क्या हो सकता है, बोलो। मास का तो चर्चा कर ही दिया। देखिए एक और बहुत ही खास बात कहते हैं रदरफोर्ड साहब कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के पाथ को देखें तो वो एक फिक्स पाथ में मूव करता है। कौन से पाथ में मूव करता है, फिक्स पाथ में, जिसको आप लोग ऑर्बिट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो फिक्स पाथ है वो लगभग रदरफोर्ड के मॉडल में चेंज हो जाने वाला चीज नहीं है। वो पाथ कभी आपको चेंज होता हुआ रदरफोर्ड के मॉडल में, मैं अच्छा इसको अभी भी जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको उसी मॉडल के साथ जोड़ के देखना है। इसको एक कॉमन स्टेटमेंट अभी नहीं, क्योंकि एडवांस मॉडल आने वाले हैं, तो इसको ये कॉमन बातें नहीं है। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो किसके मॉडल की बात बोल रहा हूँ, तो इसको इसी के साथ जोड़ के देखना है। ठीक है, बाद में नहीं बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि एटम जो फिक्स पाथ पे घूमता है। कौन, मैं नहीं कह रहा, कौन कहेंगे, रदरफोर्ड आप भी जानते ये मॉडल फेलियर है। ठीक है, नए एडवांस मॉडल आ चुके हैं। तो ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन अ फिक्स पाथ। समझ गए बातों को, लिख लीजिए। तो इतना पहले, गला बहुत सूखता है जी, 10 मिनट भी बोलने में। थोड़ा जल्दी लिखा कीजिए आप लोग, गर्मी भी है।
गर्मी में तेज लिखना चाहिए, पता है कि नहीं? हाँ, हाथ ज्यादा एनर्जी ज्यादा आ जाती है ना बॉडी में। क्या तुम लोग पढ़ रहे हो? हो गए? छोटे छोटे पॉइंट है, इसको जल्दी से लिख लो। मैं पॉइंट ब्रेक करके इसीलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पूरा बोर्ड भर तो आप सुस्ता सुस्ता के लिखते हैं, मुझे पता है। टुकड़ों में आप लोग जल्दी लिखते हैं, तो जल्दी लिखो। बोर्ड भर दे, आराम से लिखेंगे सर, चलेगा अभी आधा घंटा। कितना टेम्परेचर है जी आज? कितना? बस फील्स लाइक बोला करो अब। बस ले 50 डिग्री फील्स लाइक बता रहा, क्या होगा उसमें मेरा? 55-60 कम से कम लाओ। देखिए, एक और चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा, वो चीज बहुत उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, वो पहले ही लोगों को पता चल गया था कि चार्ज जो है प्रोटॉन का एंड जो टोटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, तब ही जाके एटम क्या होगा, न्यूट्रल। ये बातें पहले भी पता थी, ये थॉमसन मॉडल में भी बताए थे। तो हम लोग यहां से भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन is equal to total charge on, कोई दिक्कत? और इसके एक बाद वाला देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है।
प्रोटॉन का जो बेसिकली मास है वही बात को बोलते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज है, मैं सीधी बात प्रोटॉन का चार्ज ना करके प्रोटॉन का मास ना कह के न्यूक्लियस की बातें कर देता हूँ। न्यूक्लियस का जो मास है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, वो डिफरेंट एलिमेंट के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। ये बातें भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक। चार्ज एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? अब रदरफोर्ड साहब के इस मॉडल के बाद, मैंने कहा था ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके बाद इस फील्ड में काम होना बहुत बहुत तेजी के साथ शुरू हुआ। लोग एटॉमिक मॉडल पे रिसर्च करना बहुत तेजी के साथ शुरू किए, इसीलिए इस मॉडल को बहुत ही फंडामेंटल मॉडल माना जाता है एक, क्योंकि इसके बाद जितना काम हुआ और उसके बाद ही आपके पास एक नया मॉडल तैयार होकर आता है क्वांटम का, कुछ सालों के बाद, ठीक है। अब ये मॉडल में खामियां है, इसीलिए आज ये बहुत एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन खामियां होने के साथ साथ ही पहली बार किसी ने एटम के बारे में इतनी डिटेल्ड जानकारी दी थी, पहली बार। और पहली बार इनकी बहुत सारी जानकारी वो सही है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी जानकारी क्या है, गलत है। पहली बार किसी ने डिटेल्ड इतना एटम के बारे में जानकारी, जैसे मास के बारे में, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के बारे में, गलत ही सही लेकिन दी तो, इसीलिए इस मॉडल को बहुत ही बेसिक मॉडल समझा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत इसके बाद, जैसे मैं कहता हूं कि मॉडल नहीं पढ़ते, इसके मतलब इसमें क्या होगा, ड्रॉबैक्स होंगे, इसके फेलियर भी होंगे। तो हम लोग इसका ड्रॉबैक देखते हैं और इसके फेलियर्स को भी देखते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो दोनों पॉइंट लिख लीजिए, मैं इसको मिटाऊं। अब कहानी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहानी कैसे सुनेंगे अब? ध्यान से। इससे पहले नहीं सुन रहे थे क्या ध्यान से? नहीं सुन रहे थे क्या ध्यान से इससे पहले? बोला भी नहीं जा रहा है, उसे कोई पानी वानी दो उसको यार। बाप रे बाप। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सब कुछ तो सही है, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी वो एटम के स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बोले ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? ठीक तो है, अच्छा खासा तो मिटा दिया मैंने, अच्छा खासा तो एटम दिख रहा था, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, अट्रैक्शन चल रहा है दोनों के बीच, क्या दिक्कत है? हाँ, बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण और उस ट्रेजेक्टरी में घूम रहा है बेचारा, सब कुछ तो सही है, स्टेबिलिटी तो है ही, क्या दिक्कत है? फिर क्यों जबरदस्ती अपना टांग दे रहे हैं उसमें आप? यही बोलेंगे आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं था। हुआ क्या, इससे पहले एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है फिजिक्स के, उनका नाम है मैक्सवेल। वो वाले नहीं जो आजकल लाल रंग के जर्सी पहनता इंडिया आता है, करता धरता कुछ नहीं है, उसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूं। उनकी काम रहा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेसिकली फिजिक्स का एक ब्रांच है,
ब्रांच में उनका बहुत 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 बड़ा नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं, बहुत नाम है, बड़े नाम है। ठीक है, मैक्सवेल साहब की एक थ्योरी आती है, इससे पहले ही आ चुकी है, इस एक्सपेरिमेंट से पहले ही आ चुकी है, जहां तक मुझे लगता है, हाँ आ चुकी थी। मैक्सवेल साहब की थ्योरी है कि अगर किसी चार्ज, ध्यान से सुनना, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन दोगे, किसी, ध्यान से, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन दोगे तो उस चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा लगातार और उससे रेडिएशन बाहर आएगा। ये बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो मैक्सवेल साहब ने दी थी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा ध्यान से, ये बातें जो मैंने अभी कही, ये बहुत सारे लोगों को भी समझ में नहीं आई होगी, नहीं आई होगी ना? आएगी नहीं? जो अभी जो मैं कहूंगा उसको सिर्फ मान लेना, कहा कि अभी तुम 11th में पढ़ने ही आए हो। ठीक है, अभी जो मैं कहूंगा उसको क्या करोगे? अब मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो पढ़ाऊंगा नहीं अभी, ऑब्वियस सी बात है। अभी देखो इसकी थ्योरी क्या कहती है। ये एक चार्ज रीजन, ये एक चार्ज पार्टिकल, दोनों चार्ज चार्ज। ठीक है, 10th में ये बात जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी पॉइंट पे किसी जगह कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्रिएट होता है। अगर कहीं चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? वो है, स्वतः है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत। तो इस न्यूक्लियस के भी चारों तरफ एटम के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है भी, जिसके कारण ही उस पर फोर्स लगा। अच्छा, वो जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं, जिसको मैंने कहा अट्रैक्टिव फोर्स है, वो क्यों है? वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। वो जो एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है ना जी, ये तो सबको पता है। क्यों है? उसी फील्ड के कारण है कि किससे एसोसिएटेड एक फील्ड है, उस फील्ड में ये आ रहा है तो इस पे क्या होगा? फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या लगना शुरू हो जाता है? फोर्स। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पाथ पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये भी बोल रहे हैं कि सर्कुलर पाथ पे। कौन बोल रहे हैं? मैं नहीं, रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब स्ट्रिक्टली इस बात को बोलते हैं कि सर्कुलर ही मान लो। क्या मान लो? अब सर्कुलर पाथ पे ये अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहेगा तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, ये बताना। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी फिर भी एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन क्या करेगा? ये पढ़ के आए थे ना सर्कुलर मोशन में। तो इसके पास एक एक्सेलरेशन तो होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के पास? बोलो, इलेक्ट्रॉन के पास होगा कि नहीं होगा? बस यही पकड़ा गए रदरफोर्ड साहब। हो, लोगों ने कहा मैक्सवेल साहब तो थ्योरी देके गए हैं जी, मैक्सवेल की थ्योरी तो सही है, वो तो प्रूफ है उसका, लेकिन आप में तो गलत लग रहा है, कुछ ना कुछ लोचा दिख रहा है। कैसे? चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो आप जो कह रहे हैं कि उसकी एनर्जी फिक्स है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो रदरफोर्ड साहब के फिक्स ऑर्बिट में घूमने का क्या मतलब है? कि एनर्जी लगभग क्या उसकी फिक्स। बोलेंगे आपकी एनर्जी तो यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगी, वो तो क्या करेगा? धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा और लूज करते करते हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन था बेसिकली आपका ऐसे घूमते 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 एटम में ही समा जाए, सॉरी एटम में बोला, न्यूक्लियस में ही समा जाए। क्योंकि लगातार क्या करेगा? एनर्जी लॉस करेगा, उसकी रेडियस क्या होती जाएगी? डिक्रीज करते जाएगी, डिक्रीज और चला जाएगा कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर। अब ये बात किसी भी एटम के स्टेबिलिटी के लिए सही है क्या कि उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो? ना, हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में कैसे रखोगे तुम? रखोगे तो स्टेबिलिटी है ही नहीं।
फिर आप बोलेंगे हो सकता है सर कि ऐसा लाखों साल में ऐसा हो, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपना रेडियस कम कर रहा हो। ये भी आप कोई बच्चा बोल सकता है कि आपको पता नहीं चल रहा हो लेकिन धीरे धीरे कम कर रहा हो, धीरे धीरे कम कर रहा हो। और हो सकता है 500 साल 1000 साल में वो एटम फिर इलेक्ट्रॉन चला जाए उसमें। ऐसा भी ऋषु ने एक दिन सवाल पूछ सकता है मुझसे ये, कि सर ऐसा हो सकता है। आप थोड़ी जानते हैं 1000 साल तक आप रहेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एटम खत्म हो जाए फिर 1000 साल में, स्टेबल ना रहे, जो करना है करे, 1000 साल लगे 2000 साल लगे। बोल सकता है कोई धीरे धीरे अपना रेडियस चेंज करे। क्यों गीतांजलि, एक प्रश्न भी आया तो तुम्हें उसका भी उपाय है। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये नॉट एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करके उन्होंने ये देख लिया और पता चला कितना वो टाइम पीरियड कितना था जिसमें एटम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मर्ज कर जा रहा है एक दूसरे के साथ, नैनो सेकेंड के ऑर्डर का। नैनो सेकेंड फील नहीं आया? 10⁻⁻⁹ लगा लो, मतलब एटम बना ही नहीं, बर्बाद हो गया। मतलब बनने से पहले ही बर्बाद हो गया। नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये स्टेबिलिटी कहां से नहीं आ पा रही है, किसकी थ्योरी से? मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी से। वो थ्योरी क्या है समझ गए? विशु क्या थी थ्योरी, बोलो तो एक बार। भूल जाओगे थ्योरी, इसलिए मैं आप इस बात पे जोर देता हूं। अच्छा मेरी बातों को हल्के में ले लेते हो, यही दिक्कत है, हल्के मत। मैं जब ऐसे ऐसे टक टक करूं तो उस पर ध्यान से समझना कि उस पॉइंट में कुछ है। मैं जब भी जोर से बोलूं समझ आना कि उस पर कुछ है। अब मैं 3 बार बोलूं तो समझ ही जाना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या थी मैक्सवेल की थ्योरी, बोलो। भूल गए ना? किसी चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, तो वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस किसके तरह दिखेगी, उससे रेडिएशन निकलता दिखेगा। वही वेव का कॉन्सेप्ट है। EMW ऐसे ही निकलता है, उससे क्या होगा, आपको रेडिएशन निकलते दिखेगा। इसके कारण उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस करते जाएगी। ये किसकी थ्योरी थी? और इसी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, लिखे इस बात को। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, if a charged particle accelerate in the region of external electric field, it loses its energy continuously ठीक है, due to which the electron will lose its energy and falls into nucleus. So the stability of Rutherford model is plain। समझ गए बातों को? इसकी स्टेबिलिटी इसीलिए क्या थी उस समय तक,
अनएक्सप्लेन्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? ये मेजर ड्रॉबैक है, छोटा मोटा ड्रॉबैक नहीं है, मतलब एटम है ही नहीं है। अभी मैंने बताया ना कि नैनो सेकेंड में बन गया, खत्म हो गया, मेजर ड्रॉबैक है नहीं है जी। अब तुमको सारी सुविधाएं दे दी जाए, सब कुछ दे दिया, तुम्हारे एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा दिया जाए, ले तो ड्रॉबैक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तुमको सारी सुविधाएं दे, तुमको भेजेंगे जाओ यूएस, जाओ पूरा मौज मस्ती करो, और यूएस में तुमको बोला जाए हु आर यू, तो क्या तुम रह लोगे जी उस देश में? बोला है हाँ, अरे तो खतरनाक है। अभी बोल रहा है हाँ अभी बच्चा है, कुछ दिन बाद समझ जाओगे। एग्जिस्टेंस का सवाल कोई नहीं सहता, एग्जिस्टेंस पे सवाल कोई नहीं सहता जी। यीशु तो आजकल वैसे यूएस में ही रह रहा है। हाँ मैच चल रहा है ना, तो इसी तुम क्या सोचे, कहाँ चले जाते हो? हाँ पानी पानी सबको जरूर पीना है, गर्मी है, पानी पीते रहिए। लिखना उखना तो बाद में चल ही जाएगा, क्या जी? मैं भी थोड़ा पी लूं। अच्छा एक और ड्रॉबैक है। हम्म, नई नई चीजें हैं, भारी भरकम वर्ड यूज हो रहे हैं, तो धीरे धीरे बताना चाहिए ना। क्यों इशू, पहली पहली बार सुन रहे हो ये सब चीजें, फिर आदत हो जाएगी। नहीं ये एक और ड्रॉबैक क्या नजर आ गई, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन का नाम सुना है ना? हाइड्रो क्या बोला, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं बताऊंगा आगे क्लासेस में, पढ़ाना है मुझे। स्पेक्ट्रम ऐसा समझ लो, फोटोकॉपी ऑफ एटम, जीरोक्स या फिंगरप्रिंट, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर आपको किसी एटम का पूरी जानकारी लेनी है, जैसे होता है ना कि तुम्हें बस अंगूठा दिया, आजकल वही वाला खेल है, अंगूठा दिया तुम्हारा सारा काला गोरा जितना चिट्ठा है खुल जाता है, नहीं खुल जाता है जी। उसी तरह एटम का स्पेक्ट्रम ले लिया, सारा काला गोरा जितना चिट्ठा छुपाए हुए है एटम अपने अंदर सब खुल जाता है, किससे? स्पेक्ट्रम। इसीलिए स्पेक्ट्रम को हम लोग फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। किसका? मेरा लेके क्या करोगे, मैं तो एमआरआई करवाओगे, यही होगा। नहीं जी, और क्या? हाँ अकाउंट में, कौन सा अकाउंट? तुम अकाउंट पे कहाँ चले जाते हो? फिजिक्स, ये साइंस वाले होते अकाउंट से क्या मतलब है जी? पैसा पैसा से तो तुमको क्या मतलब है? बहुत तेज बन रहा है देखो। तो इस समय तक हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम ले ली गई थी, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मतलब तुमको उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी पता चलेगा, अभी देखेंगे स्पेक्ट्रम जब मैं पढ़ाऊंगा तो। अब उस बारे में जब स्पेक्ट्रम आपने ले लिया तो एक और बात पता चली जो अजीब बात थी, कि अगर आप इस एटम को थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये क्या है, ये क्या है,
अब रदरफोर्ड मॉडल इस बात को तो कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में वो घूम रहा है, अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए, और उसकी एक एनर्जी भी है। क्या है? एनर्जी भी है। भले ही वो मैक्सवेल थ्योरी से वो गलत साबित हो, लेकिन खुद तो कुछ मान ही रहे थे ना कि उसकी एक एनर्जी है। फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एक एनर्जी है, होनी चाहिए। सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी भी एक क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। थर्ड में जो घूम रहा है उसकी भी एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही स्पेक्ट्रम लिया गया ना, क्या पता चला पता है? कि सेकेंड और फर्स्ट के बीच में भी एक लेवल है, सेकेंड और थर्ड के बीच में भी कुछ लेवल्स है। किसके लेवल्स है? एनर्जी के लेवल्स है। मतलब कुछ लाइंस आ रहे हैं। लाइंस आने का मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में भी एक कुछ ना कुछ एनर्जी का लेवल है जहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये रदरफोर्ड साहब की थ्योरी में नहीं। थर्ड एंड सेकेंड के बीच में भी कुछ एनर्जी के क्या है, मैं उसको एनर्जी लेवल कह रहा हूं, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि ऑर्बिट ही है, अगर रदरफोर्ड के शब्दों में कहा जाए तो। मतलब सेकेंड और थर्ड के बीच में भी इलेक्ट्रॉन के रहने के कुछ चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस है। स्पेक्ट्रम बेसिकली ऐसा पिक्चर निकल के नहीं आता हाइड्रोजन ऐसे करके शाहरुख खान बनता हुआ नहीं लाएगा स्पेक्ट्रम लेने के बाद। उसमें बेसिकली ऐसे लाइंस आते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उस लाइंस की फिर स्टडी की जाती है। तो उसमें कुछ देखा गया कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कुछ लाइंस नहीं आने चाहिए थे रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन आए। इसका क्या मतलब था? कि कोई ना कोई एनर्जी का रीजन फर्स्ट और सेकेंड, जो जिसको ये रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर, वो भी एक ड्रॉबैक है। ये बहुत भारी ड्रॉबैक था। इसको फिर आगे जाके बोर्स, और बोर्स के बाद फिर क्वांटम मॉडल ने इसको सही कर दिया। ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? इट डज नॉट एक्सप्लेन फाइन लाइन्स in the spectrum of हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन एटम में जो फाइन लाइंस दिख रही थी उसके बारे में ये कोई इनके पास कोई उत्तर नहीं, तो वहां तक सोचे ही नहीं थे रदरफोर्ड साहब। लेकिन वो तो है, वो तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना, वो तो होगा ही। ठीक है। तो ये मेजर ड्रॉबैक रहे किनकी? रदरफोर्ड की, जिनके कारण इनकी थ्योरी आगे नहीं बढ़। बट इनकी थ्योरी में बहुत सारी पहली बार नई चीजें जानकारी मिले, जिसके बेसिस पे नई थ्योरी दी गई, और इन्हीं के लिए इनको सम्मान किया गया। किससे? नोबेल से। और फिर इन्हीं के साथ बैठते थे इनके चेला साहब बोर्ड, मैंने बताया था ये बात ना। फिर बोर्ड ने बोला गुरुजी अब आप बूढ़े हो गए, रिटायर ले लीजिए, अब मैं नया मॉडल दूंगा, आपकी थ्योरी को मैं थोड़ा सा सही करूंगा। फिर नया मॉडल कौन देते हैं? बोर्स। तो बोर्स की जो मॉडल थी वो इनसे थोड़े एडवांस मॉडल, थोड़ी अच्छी खासी एडवांस मॉडल आ गए, लेकिन बोर्स की थ्योरी में भी ड्रॉबैक रह गए। फिर उसके बाद नया मॉडल आया था, कौन? क्वांटम का मॉडल। लेकिन क्वांटम का मॉडल कोई एक आदमी का मॉडल ना होकर के पूरा का पूरा ब्रांच ऑफ फिजिक्स का उसमें क्या है? ज्ञान लगाया गया है। ज्ञान समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले हम लोग उस मॉडल को, अब बोर्स के मॉडल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा मैटर, इन्हीं चीजों के बारे में देख लेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके। ठीक है। कोई दिक्कत? तो थोड़ा वो डेवलपमेंट पढ़ लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का, उसके बाद फिर बोर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्वांटम मॉडल। ठीक, समझ रहे हो जी? और इस डेवलपमेंट में पहले वेव का एस्पेक्ट देख लेंगे, फिर किसका एस्पेक्ट देखेंगे? मैटर का एस्पेक्ट देखेंगे। आइंस्टीन की वो फेमस थ्योरी भी आ जाएगी, कौन सी वाली? हाँ, जोर से बोल। हाँ, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये आइंस्टीन की थ्योरी नहीं, ये थ्योरी आइंस्टीन की नहीं, आइंस्टीन की थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम की, ये तो पहले से ही लोगों को पता था। ठीक है, कोई दिक्कत? पहले इसको लिखिए, तो हम लोग कुछ बेसिक बातें आज कर लेते हैं।
क्यों गीतांजलि, सब ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में तो आएगा ही, कहानियां ही तो चल रही है, कहानियां सुनने में तो एक्सपर्ट है। ड्राई फ्रूट की दुकान यहाँ खोल के बैठी हो? चलिए देखिए, अच्छा लिख रहे हैं क्या? लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब थोड़ी कहानी सुन लीजिए। एक मिनट, तो पानी पी लो। आउट ऑफ फ्रेम हूं ना? हाँ, देखिए, अब नया मॉडल पढ़ने से पहले कुछ एस्पेक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो लाइट देख रहे हैं आप, हाँ ये भी, वो भी, इस लाइट को लेके बड़ा विवाद रहा है और सदियों तक विवाद रहा है। किस बात को लेके विवाद रहा है? प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है, अधिकार का विवाद नहीं है, उसके नेचर को लेके विवाद रहा है। किसको लेके? किसको लेके? नेचर को। ये विवाद आप लोगों के कानों तक में भी पड़ी होगी, विवाद आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। लेकिन आप लोग इतनी बातें जानते हैं, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, बस इसके बाद आप लोग खुश हो जाते हैं, वाह दोनों नेचर है। लेकिन ये जो नेचर है, ऐसी कौन सी व्यवस्था आ पड़ी कि इसको ड्यूअल नेचर का तगमा देना पड़ा है? तगमा मतलब ठप्पा। क्यों लगाना पड़ा ठप्पा? आदमी इतना लिबरल नहीं होता, उसको तो एक ही वाला नेचर चाहिए। आदमी बड़ा खतरनाक प्राणी है, वो तो जानबूझ के बोले 3 गो नेचर रहेगा, फिर भी बोलेगा ना इसको एक ही में फिट करो। फिर भी इसको कर नहीं पाया, 2 नेचर देना पड़ा मजबूरी में। क्यों देना पड़ा? क्योंकि है, होता क्या है, अब 2 नेचर क्या है वो आप लोग भी जानते हैं। एक नेचर है वेव नेचर, दूसरा कौन सा नेचर है? वाह वाह, बहुत समझदार है। एक है पार्टिकल, दूसरा है वेव। अब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को अगर आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसके बाद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। कुछ ऐसे फेनोमेना आपको देखने को मिलेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी को ही फॉलो करने के बाद एक्सप्लेन किया जा सकता है। बोलेंगे दोनों दोनों का नहीं, ऐसा नहीं है। एक फेनोमेना वेव, एक फेनोमेना, दोनों दिखा कौन रहा है? ओहो, बहुत दिक्कत है। दोनों दोनों में भी नहीं, मर्ज कर नहीं सकता है।
अब ये थ्योरी कहानी बहुत पुरानी है इसकी, ये जो कहानी है वेव और पार्टिकल की, ये बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? न्यूटन साहब के समय से ही चली आ रही है। न्यूटन साहब मतलब खतरनाक आदमी, न्यूटन मतलब जीनियस, मतलब समय मुझे लगता है वो 400 साल पहले सोच लेते थे। न्यूटन तुम बताओ लाइट को क्या मानता होगा? अच्छा, न्यूटन के पास जाने से पहले तुमको क्या लगता है लाइट क्या है? न्यूटन तक तो जाएंगे ही हम लोग। तुम लोगों को क्या लगता है लाइट क्या होना चाहिए? जनरल एस्पेक्ट। अब ऐसे नहीं कि आप तुम जानती हो सर ड्यूअल नेचर है, मैंने बता भी दिया कि ये करता है, ये करता है। तो तुमको क्या लगता है? मतलब तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, तुमको क्या लगता है? वेव। ये बहुत ही कॉमन सा है। रिक्शा कोई बोलेगा, रिक्शा वाले को बोल दोगे कि पार्टिकल, तो ऐसे देखेगा। कौन जगह पढ़ रहे हो जी? कि तुमको लग रहा है कुछ आ रहा है, उससे टपक रहा है। जनरल एस्पेक्ट क्या है कि लाइट क्या है? वेव होगा। अब न्यूटन साहब बोलो, न्यूटन साहब को क्या लगता है लाइट क्या होगा? वेव होगा। बोलो। तो मैंने क्यों कहा न्यूटन साहब 400 साल पहले सोच लेते हैं? न्यूटन साहब को ये पार्टिकल लगता था, ये बड़ी अच्छी बात है। न्यूटन साहब लाइट को पार्टिकल की तरह मानते थे, उसको नाम देते थे कॉपरस्क्यूल्स। कॉपरस्क्यूल मतलब लाइट के जो पार्टिकल है उसको नाम देते थे कॉपरस्क्यूल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से ये लाइट बना। ये थ्योरी को मानते थे न्यूटन साहब। और सिर्फ मानते नहीं थे, उन्होंने प्रूव भी कर दिया। उस पार्टिकल थ्योरी से रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ किया और रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ किया। अब तो सिलेबस में नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे टीचर मतलब कहते थे पहले पढ़ाते, मुझे शायद पढ़ाया था उन्होंने कि न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने के लिए। शायद अब सिलेबस से हटा, अब तो बहुत कुछ हटा दिया गया। न्यूटन इतने क्रांतिकारी व्यक्ति थे, मतलब वो 16वीं सेंचुरी में सोचो, वो सोच रहे हैं, तो 17वीं में, 17th सेंचुरी में वो सोच रहे हैं कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। और उसके बाद वो अपनी थ्योरी भी देते हैं, प्रूव भी करके बता देते हैं ये ऐसे ऐसे है। किसको? रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को। समझ रहे हो? उस समय तो और भी ज्ञान के साधन नहीं थे, लेकिन वो कौन है? न्यूटन है। इसे तो जीनियस कहा जाता है, ऐसे थोड़े कहा जाता है। तो हम लोग कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। न्यूटन की ये थ्योरी थी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को मैं प्रूफ कर देता हूं, किससे? पार्टिकल मॉडल से। पूरी दुनिया में ये लगभग 100-150 साल तक चली कि लाइट जो है पार्टिकल है। अच्छा, लोगों को इस बात में बहुत ज्यादा विवाद भी नहीं करना था, तो उन लोगों ने न्यूटन की थ्योरी को मान लेते, ठीक है लाइट ये पार्टिकल है। लेकिन उसी के साइमल्टेनियसली एक और थ्योरी चलने लगी कि लाइट पार्टिकल नहीं भी है। कैसे? मैं लिखते हुए बताता हूं। तो मैंने आपको बताया कि ये कितने नेचर के हो सकते हैं लाइट? एक कौन सा और दूसरा कौन सा? पार्टिकल। कोई दिक्कत? अब वेव से कौन कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन की जा सकती है? पहले देखो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब आप पढ़ के आए ना? आपने जो पढ़ा था वहां कहीं पार्टिकल का नाम लिया गया था क्या 10th में? वो सारी थ्योरी किससे बेस्ड थी? बहुत बढ़िया। डिफ्रैक्शन ये नहीं पढ़ा, ये 12th में पढ़ोगे। इंटरफेरेंस नाम सुना इन दोनों का? बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। ये सारी की सारी थ्योरी किससे एक्सप्लेन की जा सकती है? कोई दिक्कत? तो शुरुआती समय में लोग इस बात को मानते थे लाइट एक वेव है। फिर न्यूटन साहब आते हैं, न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि नहीं भाई तो पार्टिकल है, और सिर्फ बोलते ही नहीं है, इन दोनों थ्योरी को प्रूव भी कर देते हैं। लेकिन इन दो थ्योरी को बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। ठीक है, अच्छी बात है, सब काम वही कर देंगे तो और लोग क्या करेंगे? नहीं। फिर समय बदलता है और वेव नेचर का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगता है, जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरीज शुरू होने लगी। और उस फील्ड के सबसे महान क्रांतिकारी साइंटिस्ट हुए कौन? इसका मैंने अभी भी नाम लिया था, कौन?
मैक्सवेल और भी सारे बहुत बड़े बड़े लोग थे उस फील्ड में काम करने वाले। तो न्यूटन्स के बाद ये दुनिया में चलने लगी कि पार्टिकल, फिर पार्टिकल के बाद हवा बही कि नहीं वेव का है, कि फिर वहां पे वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हो चुकी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट आने के बाद लाइट के फेनोमेना को सब वेव की तरह देखने लगे। क्या देखने लगे? वेव के। फिर लगभग 50, मुझे लगता है 70-80 सालों तक कम से कम लोग इस बात को भूल ही गए। लोग इस बात को भूल ही गए कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। लोग ये मानने लगे लाइट क्या है? अब वेव है। फिर पैदा होता है कौन? ये थ्योरी बहुत समय तक चली। फिर डेवलपमेंट होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। किसका डेवलपमेंट होता है? और उससे पहले, क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट से पहले कुछ ऐसे फेनोमेना देखने को मिल जाते हैं जो वेव से एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता। जैसे एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दोनों फेनोमेना को, इन दोनों प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते वेव से। ये लगभग 50-100 सालों के बाद आया। 70 साल तो हो ही गए, हम 100 तो नहीं हुए थे, 50-100 के बीच में आया। तो फिर लोगों की आंखें खुली कि अरे ये कैसी बातें हैं, ये तो एक्सप्लेन ही नहीं की जा सकती। फिर लोग बोलते हैं कि अच्छा अब क्या करें, फिर से इसको पार्टिकल मान ले, फिर से पार्टिकल मान ले। पहले पार्टिकल, पहले वेव, फिर पार्टिकल, फिर वेव, फिर पार्टिकल। अब क्या करें? तो बोलता देखो देखो, अब उतने तुम बुद्धिमान हो गए हो, लाइट ना ही वेव है ना ही पार्टिकल है, एक ही साथ दोनों कर्तव्य दिखा रहा है। तो लाइट वेव भी है और जहां जो जरूरत है मान लो। ठीक है? जैसे रीशु अभी यहाँ शरीफ बन के बैठा, शराफ दिखाते रहता है, बाहर निकला, इसके दोस्त देखना तुम कैसे कैसे। हाँ, तो जहां जो जरूरत पड़ता है वो उसे कर लेता है। उस तरह लाइट भी है। इन चारों में कैसा दिखाएगा कि मैं तो वेव हूं, बहुत तगड़ा वाला। और जरा सा उसी लाइट को इस एक्सपेरिमेंट में ले आओ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये बोलेगा ना ना, वेव वेव कुछ ना थे, हम का है। इसीलिए लाइट को हम लोग क्या नाम देते हैं? भाई तू ड्यूअल ही रहा, दोनों कैरेक्टर्स होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग पहले वेव का थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे, उसके बाद किसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे? पार्टिकल का। इतनी बात समझ में आ गई? पहले किसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे? वेव का। फिर किसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे? इस पे तो काफी काम, मतलब क्लासेज लगेंगे। वेव का बेसिक, वेव की जो बातें हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्यों? तो किसका जरूरत पड़ने वाला है आगे। कोई दिक्कत? बेसिक बातें हम लोग वेव का समझ लेते हैं। इतनी बातें समझ गए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? वो सब चीजें फिजिक्स में पढ़ना है, ये सब सारी फिजिक्स में पढ़ना है। दो चीजें तो वैसे भी पढ़ के आए होगे तुम लोग 10th में। ये पढ़ के आए हो, हमने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। ये दोनों से ज्यादा पॉपुलर है जब तुम बड़े हो जाओ 1 साल बाद। ठीक है? और ये दोनों भी फिजिक्स का ही पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में सर पढ़ाएंगे। मैं भी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा कुछ इसी क्लासेज, आज नहीं 2-4 क्लासेज में आएगा ये चीज। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली दिखता कहाँ है? केमिस्ट्री में। लेकिन इसका संबंध जो है कोर किसके साथ है? हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, किसके बारे में? वेव नेचर के बारे में। अब वेव का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आता है? कुछ नहीं आता है, कुछ तो आता ही होगा। क्या आता है पांडे जी? तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम सी वेव्स की बातें कर रहे हो।
छोड़ दो। आपके दिमाग में क्या आता है? हाँ, कुछ नहीं आता है। हवा, हवा, तुम बोलो एयर वेव, यही सब बोलो तुम लोग, सी वेव, ये वेव बातें। तुमको जी, हेलो, तुमको कौन सा? वो जो पिक्चर सबके दिमाग में आ जाती है, आप लोग उसको शब्द नहीं दे पा रहे। मुझे पता है पिक्चर क्या बन रही है सबके दिमाग में, मुझे पता रहता है, लेकिन आप उसको शब्द नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ही कोई वेव कहता है, आपके दिमाग में एक कर्व जैसा बनता है, माना ना, एक ऑसिलेटरी कर्व जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट करते जा रहा है, कहां तक? अनंत काल तक। ऐसा ही कुछ बनता है ना? नहीं बना ना, यही बनता है, एक कर्व जो अपने आप को क्या करता है? रिपीट करते जा रहा है। यही पिक्चर, बेसिक पिक्चर यही बनती है, जिसको आप लोग साइनसॉइडल कर्व या कोसाइन के फॉर्म में दिखाते हैं। है भी, वेव बेसिकली एक ऑसिलेटरी मोशन में रहता है, ठीक है। वेव क्या करते रहता है? लगातार ऑसिलेशन करते रहता है, अगर उसका देखा जाए तो उसका जो एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, इसीलिए एक रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग क्या करते हैं, उसको एक कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बताना चाहते हैं कि वेव क्या कर रहा है? लगातार ऑसिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये सब फॉर्म बनाते हैं ना जी। ऐसा फॉर्म बनाते हैं ना। टाइम के साथ ये क्या हो रहा है? मान लो टाइम के साथ मैंने इसका ये लिया है, तो ये टाइम के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक। और अगर इस वेव में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी, मान लेते आइडियल केस, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ये लगातार इसी तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ आगे जाता जाएगा कि नहीं जाता जाएगा? कोई इसको रोक लेगा जी? अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो इसी पाथ को क्या करता जाएगा? ये फॉलो करता हुआ जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए जी? बोलो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, उस टर्म्स को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। बोलो। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे टाइम के साथ ये एक पीक वैल्यू को गेन करता है, फिर से इसका जो पाथ होता है वो उसी पोजीशन पे आ जाता है, वाई मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 0 हो जाता है, और फिर से वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए कहां चला जाता है? इस पॉइंट पे पहुंचता है, पहुंचता है ना जी। तो इसको हम लोग एक कंप्लीट साइकिल क्या बोलते हैं? इसको कंप्लीट, ये कहते हैं ना। बोलो। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स को हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला टर्म्स है वेवलेंथ। कौन सा टर्म है? वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या होता है? पहले भी आप लोग ऐसा नहीं कि तो नई बातें हैं, पहले से भी जानते होंगे। अब इसको देखो, पॉजिटिव वाई एक्सिस में इस पॉइंट को हम लोग एक नाम देते हैं, ये नाम देते थे, याद आए देखो तो, क्रेस्ट, ट्रफ, ये नाम देते थे। ओके, बोलो। वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते थे? द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, एंड नहीं, और ट्रफ, दो सक्सेसिव क्रेस्ट, दिस एंड दिस एंड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। या ट्रफ तो यहां और यहां पे जो ट्रफ होगा उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। या ऐसे भी कह सकते हैं, एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल बनाने में वेव के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज द वेवलेंथ। एक कंप्लीट साइकिल बनाने में
वेव के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट देखा गया वही क्या है बेसिकली आपका वेवलेंथ। ये भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं जी? बोलो, कह सकते हैं ना? तो वेवलेंथ, अगर इस वेव का वेवलेंथ देखा जाए तो इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि ये इसका क्या होगा, वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा? ये वेवलेंथ होगा ना, और ये भी दोनों क्या होगा, वेवलेंथ ही होगा, और ये दोनों समान ही होगा कि नहीं होगा? अगर ये एक नॉन डिसिपिएटिव वेव को रिप्रेजेंट, नॉन डिसिपिएटिव मतलब एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, तो ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ये होगा, इतना ही ये भी होगा कि नहीं होगा? वेवलेंथ तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, फिर ऐसे वैरी करता रहेगा। कोई दिक्कत? तो वेवलेंथ कैसे डिफाइन करोगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ठीक है, इसको डिनोट कैसे करना है? लेमडा से। कैसे? ठीक है। अब वेव लेंथ है तो वेव लेंथ का यूनिट भी क्या होगा? अरे लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? इसका वेव सेम चीज है ना, वेव लेंथ। लेंथ तो सोचने वाली कौन सी बात है? ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। वेवलेंथ समझ गए? भूलोगे तो नहीं अब इसे? या एक कंप्लीट साइकिल में जो आपको डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेव के डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन ये है, इसमें वेव का डायरेक्शन ये है ना, तो वेव के डायरेक्शन में जो कंप्लीट साइकिल बनाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज योर वेवलेंथ। कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ होती है बताते, वेवलेंथ के कुछ यूनिट को लेके ही दिक्कत, क्वेश्चन भी वहीं से आए तो क्वेश्चन वहीं से आएंगे। इसका यूनिट जनरली, अब हम लोग वेव की बातें करते तो भले ऐसा यूनिट ठीक है मीटर में रखते हैं, लेकिन कन्वीनियंट यूनिट और भी बहुत सारे हैं, जैसे नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, माइक्रोमीटर हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बोलो। तो 1 नैनोमीटर कितना हो सकता है? 10⁻, एक होता है ये ऐसे लगा तो इसको मतलब माइक्रो, क्या? कोई दिक्कत? पीको, और एक और है एंगस्ट्रम, ये खूब यूज होगा, ये यूनिट है, इसको आप लोग जनरली याद रखिएगा। ठीक है, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर वेवलेंथ को हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वेव का। ये वेव का क्या है कैरेक्टरिस्टिक? अभी जो पॉइंट मैं बताने जाऊंगा ये सब वेव का क्या है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आप लोग समझते हैं भली भांति से ना। मैं जैसे ही बोलूंगा वेव तो आप सबसे पहले सब व्हाट इज द वेव लेंथ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड, व्हाट इज इट्स वेव नंबर, यही सब पूछेंगे ना, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में जो कैरेक्टरिस्टिक चीजें हैं उस एस्पेक्ट की, उसी के टर्म में बातें की जाती है। तो वेव मैं जैसे ही बोलूंगा तो वेव का मतलब क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ना होगी। मैं बातें करूंगा आपका, तो आप क्या है? आप क्या है? कुछ नहीं है। आप जस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक का एक डिब्बा है, ठिकाना है, शरीर है, जो कहना है कह लीजिए। और क्या है आप ऐसे तो मैं आपको जानता ही नहीं, हु आर यू? ऐसे ही दो चार हाथ पैर वाले घूम रहे हैं सड़क पे। आप बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक का ठिकाना है, जिसको मैं बोलता हूं कि हाँ ये इसके पास है, तो दैट इज दैट बॉय। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष पांडे। ओके, यही ना होगा जी। इसी तरह वेव पे जैसे ही मैं बोलूंगा उसका सेंस क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता कौन है? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, यही सब जिसके टर्म में उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब जो बेसिक टर्म है वो उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बताए। इसको इसको लिख लिया गया, लिख लीजिए।
अच्छा एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक यहाँ हो गई है कि यहाँ पे जो वेव का रिप्रेजेंटेशन है मैंने वो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रखा था और डिफाइन वेवलेंथ किया था, उसको थोड़ा एक्स से लिखना। जब टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वहां फ्रीक्वेंसी डिफाइन करूंगा। रिप्रेजेंटेशन दोनों के रिस्पेक्ट में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी और टाइम के रिस्पेक्ट में, सेम रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। हो गया? नहीं हुआ? हो रहा है? हो गया? चलिए तो एक और कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देख लें। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक? इसकी वेलोसिटी को देख लेते, उसके बाद अगला देखें क्या है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है? वेलोसिटी जैसे डिफाइन होता है, यूनिट सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वेव के द्वारा, दैट इज इट्स वेलोसिटी। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और टर्म है इसकी, इसको जनरली वी से डिनोट करेंगे। ठीक, और ये जो लाइट देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है।
अगर वेव की तरह, वेव के नजरिए से देखा जाए तो क्या है, लाइट बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और फ्री स्पेस में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो इसी उसके लिए क्या रहेगा, तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो वहां पे हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, सी के साथ। ठीक है, तो अगर मैं सी लिखूं तो उसका मतलब समझ जाना, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के खाली स्पेस में किसकी चर्चा कर रहा हूं, स्पीड की। कोई दिक्कत? उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसी ग्राफ को यहाँ पे डिस्प्ले डिस्टेंस के टर्म में ना बना करके किसके टर्म में बनाओ, टाइम के टर्म में बना दो, टाइम के साथ भी ऐसे ऑसिलेटरी नेचर दिखाएगा ये, तब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है जी, ध्यान से समझिए कि एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ, ध्यान से समझना, एक सेकेंड में वेव जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब कंप्लीट साइकिल, एक ऑसिलेशन का मतलब एक कंप्लीट साइकिल क्या है, ये यहां से गया यहां और यहां, दिस इज द कंप्लीट साइकिल। 360 बना दिया ना जी, 360 दिख रहा है ना, तो दिखता कम है उसके जाने के बाद, है यहाँ पे क्या, किसी को याद आ जाती है लाल रंग की जैसे। तो एक कंप्लीट नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? इसको डिनोट कैसे करेंगे, म्यू से। कैसे? ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या होता है जी, हंसने वाली कौन सा है, बोले तो सही बोले उसने, हर्ट्ज। क्या होता है यूनिट, कोई दिक्कत? बोलो, नहीं ना रिशु, बहुत बढ़िया। और इसका एक बेसिक फॉर्मूला भी है, म्यू इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है जी, टी क्या है यहाँ पे बताऊंगा, अगले टर्म में यही बता देता हूँ। टी क्या है आपको, टाइम पीरियड। टाइम टाइम पीरियड कुछ खास बात नहीं है, क्या नहीं है, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है वही उसका टाइम पीरियड है वेव का। कोई खास बात है जी। वो पानी पिलाओ यार, इतनी गर्मी है, गला भी बैठ जाता है। तो टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट अ साइकिल, वही उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से डिवाइड कर दोगे, क्या निकल जाएगा तुमको, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिटा दो क्या, हाँ, वाह, ये मिटा दे।
ठीक है, इसको जनरली कैपिटल टी से ही दिखाते हैं। एक और टर्म यहां से बच जाता है, टर्म तो ऐसे दो है, एक टर्म है एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलना पड़े। डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन मतलब इस एक्सिस को मैं बोल रहा हूं, इस एक्सिस से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में जो जा सकता है, कर सकता है, दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब सिंपल बात है, जो क्रेस्ट वाला पॉइंट है या ट्रफ वाला पॉइंट है, उस पॉइंट का इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में डिस्टेंस मेजर कर लो, दैट विल गिव यू। कोई दिक्कत? तो ये जो होगा इसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। तो ये भी बेसिकली एक डिस्टेंस है, तो इसका भी यूनिट जो होगा आपको उसी के टर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और छोटा सा ये लिख लिया क्या? लिखो लिखो जल्दी लिखो। हो गए कि नहीं हुए? कितना देर लगाते हो यार तुम लोग छोटी छोटी बातों में, बहुत देर लगा देते नहीं जी। एक टर्म है जिसकी चर्चा अक्सर इस चैप्टर में होगी, वो टर्म है वेव नंबर। वेव नंबर,
ये कुछ नहीं है, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। ठीक है, इसको ऐसे दिखाना, ये क्या हो गया आपका वेव नंबर, वेव नंबर इक्वल टू 1/, इस बात को लिख लो। इन सारे चीजों की क्या पड़ेगी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, और आगे की जो भी चर्चा होगी वो हम लोग कब करेंगे, कब करेंगे, बहुत बढ़िया। किसी को कोई शंका, समस्या?